नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आज तक पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो इस ट्रेड डील में क्या है, जिस ट्रेड डील का साल भर से करीब करीब इंतजार था कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगा, और होगा तो किस तरीके से होगा, क्या होगा, क्या भारत के फायदे में होगा, तमाम सवाल थे और इन सभी सवालों का अब जवाब मिल चुका है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुका है और अब ये लागू भी हो चुका है। मतलब 50% अमेरिकी टैरिफ को अब 18% किए जाने का फायदा हिंदुस्तान को मिलने लगा है। 7 फरवरी से ही नई दरें लागू हो चुकी है। इस डील का पूरा होना एक अहम कामयाबी माना जा रहा है और खासकर किसानों के लिए यह डील काफी अहम है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत का ध्यान इसी बात पर लगा हुआ था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच के डील में क्या निकल कर आता है, और इसीलिए किसानों के लिए सबसे ज्यादा अहम यह बात होगी। इस पूरे समझौते की में कई प्रोडक्ट्स को डील से बाहर रखा गया। इसका मतलब साफ है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता किसानों में थी, अब वो दूर हो सकती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया गया, संरक्षित किया गया है। मतलब यह कि उन प्रोडक्ट्स पर डील का कोई असर नहीं होगा और इसका फायदा सीधे सीधे भारत को होगा और भारत के किसानों को होगा। जिन प्रोडक्ट्स पर डील का असर नहीं होने वाला है उसमें ज्यादातर अनाज है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसानों की चिंता अनाज को लेकर थी। कई डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि 86% भारतीय किसान डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी उनका ध्यान उस पर रहता है, क्योंकि उससे एक ज्यादा आमदनी उनको मिलती है, इसीलिए चिंता उस बात पर थी। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी है, फ्रोजन सब्जियां भी है और मसाले भी है। तो इस पूरे ट्रेड डील के क्या क्या फायदे हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। एक राउंड टेबल हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस पूरे डील पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहित सिंगला होंगे, ये प्रेसिडेंट है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। विवेक चंद्रा जो सीईओ है एलटी फूड्स के, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रीतम शाह है जो एमडी है पराग डेयरी के, वो भी बात करेंगे कि किस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उसका फायदा होगा। उसके साथ साथ खुशवंत जैन, ये फिलहाल अध्यक्ष है वेस्टर्न रीजन एफआईओ के, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और राघव जाडली, ये अध्यक्ष है ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के। तो इन सभी से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन अहम बातें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूं एक्सपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि राघव जाडली जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कहा जा रहा है कि इससे भारतीय एक्सपोर्ट को सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका आखिरकार एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत से होता है तो अमेरिका में होता है। उस पर अगर ध्यान दे तो कितना बड़ा फायदा यह भारतीय एक्सपोर्ट्स को इस डील की वजह से होने वाला है। नमस्कार सभी को। साहिल जी, निश्चित ही सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी और पूरी भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर एसोसिएशन, कि ये जो पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हुई और अब ये फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो कही जा रही है, इससे निश्चित ही हमारे एमएसएमई सेक्टर और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को डेफिनेटली बहुत ही फायदा होने वाला है। जिसके चलते देखिए, यूएस का मार्केट करीब करीब $2 बिलियन का है प्रोसेस फूड सेगमेंट में और एग्रीकल्चर सेगमेंट में, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कंसर्न थे कि क्या होगा, जो इंडस्ट्री अपने एक्सपेंशन प्लान कर रही थी या आगे जो प्रोग्रेस कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक डाउट्स के क्लाउड्स थे। तो मुझे लगता है अब ये काफी क्लियर हो गए, और जहां पर सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अभी हाल ही में भारत ने यूरोपियन संघ के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अमेरिका के साथ में टैरिफ कम होने का ये अब डील हो गया है, और अभी जैसा कि आप कुछ देर पहले बताया आ सकते हैं कि मलेशिया के साथ में भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो ये जो हो रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। निश्चित ही हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खुशी की लहर है, और मैं सभी को इस बात की बधाई देता हूं इंडस्ट्री के बिहाफ पे।
दो चीजें मोहित सिंगला जी, इस पे आपका ओपनिंग कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें फार्मास्यूटिकल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, एरोस्पेस कंपोनेंट्स हो, जेम्स, ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ये सारे को यूएस मार्केट का एक्सेस इससे मिलेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए उसका हमें फायदा होगा, क्योंकि अब तक भारतीय प्रोडक्ट्स को यह मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस पर जीरो टैरिफ लगने वाला है। लेकिन खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो क्या इस डील के वजह से भारत एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभर सकता है, क्योंकि एक हमारे पास एक ऐसा डील है कि जिसके वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में जा सकते हैं? क्या उसका सबसे बड़ा फायदा हमको उस नजर से मिल सकता है? डेफिनेटली अगर हम देखें ऑटो पार्ट्स को जो अभी राहत मिली है इस ट्रेड डील के तहत, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स की इंक्रीज होगी, उसका डेफिनेटली हमें मार्केट में फायदा मिलेगा। और जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट्स के ऊपर 0% ड्यूटी दी गई है, ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में अमेरिकन कंपनियां इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को बढ़ाएंगी और उसकी एंसिलरी इंडस्ट्री को यहाँ पर डेवलप करेगी। ये देखने वाली बात है कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, जिसको डेवलप करने के लिए तकनीक और समय दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान रहता है। और भारत की कई जो हमारे जो प्रदेश हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम्स के तहत हाई टेक्नोलॉजी को आजकल प्रमोट करने में सुचारू हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो ये एक इसका जो असली मतलब होगा वो आने वाले कुछ सालों के अंदर दिखेगा, जब हमारा एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इक्विपमेंट्स, जो हमारे उनके हार्नेसेस हैं, उनके फ्यूसलेजेस हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, उनकी चिप्स हैं और उनका ओवरऑल मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। जब हम उनको डेवलप करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट वापस अमेरिका के अंदर जीरो ड्यूटी दर पे जब वो जाएंगी तो एक बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिटिव फोर्स क्रिएट होगी। और चाइना के अगेंस्ट हमें एक अमेरिका को भी एक बड़ा एक राहत मिलेगी कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो पाएगा जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर उनको सामान दे पाएगा। सबसे बड़ी बात तो इसी बात की जा रही है ना कि क्या हम एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब इससे बन पाएंगे, क्योंकि जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे थे कि कई सारे सेक्टर्स जो है, खास करके ऑटो प्रोडक्ट्स है या एयरक्राफ्ट के जो अलग अलग पार्ट्स है, उसको जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग का पुश मिलेगा उसका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी इसका फायदा हो पाएगा? आपको लगता है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी इसका फायदा होगा? भारत में प्रधानमंत्री हाल ही में जो बजट का स्पीच हुआ उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर की बात की जा रही थी, और ज्यादातर ये ऑटो पार्ट्स है या बाकी सारी चीजें वो एमएसएमई में आती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ये पार्ट्स बनाते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इसका एक पुश खास करके देखा जा रहा है। एग्जैक्टली जो अगर हम बात करते हैं एंसिलरी यूनिट्स की, वो सारे के सारे यूनिट्स एमएसएमई का ही पार्ट बनते हैं। और लार्ज इंडस्ट्रीज जो ओईएम इंडस्ट्रीज हैं वो इन पार्ट्स को कंज्यूम करती है। अगर हम देखें कि आज की डेट में ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, असेंबली लाइंस हमने लगाई हैं। और जो कंपोनेंट्स जो आज भी हम थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते थे, वो अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि एक बहुत बड़ा एक हमारा इशू था, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इस ट्रेड डील के तहत वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारा ईज आउट होगा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि वो बड़े ओईएम्स के आसपास अपने छोटे यूनिट्स लगा के उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को अज्यूम करके और प्रोडक्ट्स बनाएंगी और उनको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगी। चाइना के अलावा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आएगा और ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर ही जो फ्यूचर रेडी हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। जी, आपकी बात खत्म करिए। जी, एल्युमिनियम और कॉपर को जो अभी एक स्पेशल राहत मिली है इस ट्रेड डील के तहत, जैसे हम देख पा रहे थे कि यूरोप के अंदर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंडर कॉपर और एल्युमिनियम के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी
लगाई गई है। भले ही डील हमारी हुई है ईयू के साथ में, बट यूएस के अंदर एल्युमिनियम और कॉपर को स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया गया है। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी का बहुत आगे तक की सोच है ये, जो कि भारत के उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगी कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले वर्षों के अंदर हमारा उद्योग और हमारा जो ओवरऑल रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, जैसा जिसका मैंने जिक्र किया यहां पर, और फ्यूचर रेडी के लिए भी हमें उसका फायदा होगा, क्योंकि अब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये सबसे बड़ी रुकावट होती थी। आगे टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स क्या बाजार में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उस पर भी उसका असर पड़ता था। प्रीतम शाह हमारे साथ में है, उनके पास जाने से पहले, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा था कि कृषि उत्पाद का क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या होगा। जरा एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल देते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी कई बातें चल रही है। सवाल ये उठाए जा रहे थे कि क्या ये सारे प्रोडक्ट संरक्षित होंगे, क्या भारतीय किसानों को इससे राहत मिल पाएगी, और क्या भारतीय किसान के प्रोडक्ट्स भारत के भीतर अमेरिका के प्रोडक्ट से उनको कंपीट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जरा इस पर नजर डाल देते हैं कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते में अनाज के जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स की पहले बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले किन प्रोडक्ट्स को भारत में नो एंट्री है वो जरा आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये प्रोडक्ट्स, ये अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में आयात नहीं हो पाएंगे, और किसानों को सबसे बड़ी राहत इसी बात से। जैसे मैंने कहा कि 86% किसान इन प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते हैं ज्यादा इनकम पाने के लिए। तो वो है दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, जिसमें मोटोरोला, ब्लू ब्लेंड, ग्रेडेड पाउडर्स आदि सभी उसमें शामिल है। उसमें बटर ऑयल है, पनीर है, और अन्य उत्पाद भी उसमें शामिल है, और उसके साथ साथ वे प्रोडक्ट्स भी जो है वो भी उसमें शामिल है। यानी कुल मिलाकर सारे डेयरी प्रोडक्ट्स इस डील में कवर किए गए हैं कि जो भारत में नहीं आ पाएंगे अमेरिका से, यानी भारतीय किसानों को उससे दिक्कत नहीं होगी। तो ये जरा नजर डालिएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन सब्जियां, अनाज और मसाले, एक एक करके जाएंगे हम। अब देखते हैं कि अनाज, कौन से अनाज मंजूर नहीं होंगे भारत के बाजार में, उस पर भी जरा एक बार नजर डाल देते हैं कि इस तरीके के अनाज को भारत में एंट्री नहीं मिल पाएगी। और खास करके उससे सबसे बड़ी बात तो मक्का है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में होता है वो मक्का का होता है। तो उनके किसान कोशिश कर रहे थे कि मक्का भारत में आ जाए, लेकिन मक्का भारत में नहीं आएगा, चावल नहीं आ पाएगा, रागी, गेहूं, उसके साथ साथ बाजरा, ओट्स, मैदा, आटा, छिलका रहित अनाज, जवार, जौ और चावल, ये सारे अनाज के जो प्रोडक्ट्स है वो भारत में भारतीय किसानों के प्रोडक्ट्स के सामने कंपीट नहीं करेंगे। उनका कोई कंपटीशन नहीं होगा, किसी भी तरीके से उनके सामने नहीं आ पाएगा। और उसके साथ साथ आगे हम देखें तो मसाले भी है उसमें, क्योंकि कई सारे मसाले हैं कि जिनको पूरी तरीके से रक्षा मिल चुकी है, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, सूखी हरी मिर्च है, दालचीनी है, धनिया है, जीरा है, हिंग है, अदरक है, अजवाइन है, हल्दी है, मेथी है, और उसके साथ साथ सरसों, राई, भूसी, यानी करीब करीब हर मसाले के प्रोडक्ट को भारत में संरक्षण मिला हुआ है। भारत में उसके खिलाफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स आकर उनके साथ कंपटीशन नहीं करेंगे। आमतौर पर किसानों की यह शिकायत हुआ करती थी कि अगर हमारी उपज के सामने अमेरिकी उपज आएगी तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा, जो इससे पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है। प्रीतम शाह जी, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कितना बड़ा फायदा इस पूरे मामले का, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकी पनीर, चीज, ये सारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो भारत में उसकी कंपटीशन होगी। ज्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर उससे जुड़ा हुआ है, किसान उससे जुड़े हुए, एडिशनल आमदनी के लिए उसकी तरफ देखा जाता है। क्या उससे यह रक्षा मिल पाएगी? नो डाउट, इससे पूरा जो है कॉन्फिडेंस मींस इंडस्ट्री को या फार्मर्स को भी, ये बात आज से नहीं है, 15-18 साल से जब भी हम सुनते थे कि अमेरिका, यूएस इज ट्राइंग एग्रेसिवली टू कम इंडियन मार्केट्स, मगर कहीं ना कहीं एज ए इंडस्ट्री को भी कॉन्फिडेंस था कि आवर गवर्नमेंट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अपनी इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी कैन नॉट मैच। हमारे यहाँ पे जो भी डेयरी फार्मिंग करते हैं ज्यादा करके छोटे किसान होते हैं, जिसके पास 2 गाय से लेके मैक्सिमम 10 गाय तक होती है, और वहाँ पे जो इंटरनेशनली है वहाँ पे बड़े फार्म्स होते हैं, तो कम से कम 300 कैटल से लेके 3000 कैटल तक।
कॉस्ट ऑफ लैंड भी वहां पे बहुत सस्ती है, कॉस्ट ऑफ मका भी वहां पे सस्ती है। तो जिस अगर भूल चुक से भी ये सेक्टर ओपन हो जाता तो यहाँ पे अपनी डेयरी फार्मर के लिए इट वाज अ टोटल सुसाइडल। So government has been always in touch with the industry, with the stakeholders, and जो facts and situations थी कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे छोटे तबके का farmer is depending on this sector, और वहाँ पे पूरा industrialization है। So definitely हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉट ओनली विद अमेरिका, चाहे यूरोप के साथ डील हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो, we are very much thankful to the government के before taking this kind of a decisions वो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, राय समझ लेते हैं, and they have heard the voices from not only industry representatives of farmers also कि what are the challenges. So this will definitely has boosted our confidence कि नहीं हम हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे एंड हमारा सेल्फ कंजम्पशन इंडिया में जो है we will be able to cater to our consumers the way we have been catering since years. Means चित्तमजा जी, really कितना happy मुश्किल था about ये, it. क्योंकि आपने 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 देखा होगा कि जब डील की बातें हो रही थी तब पहले से अमेरिका इस चीज पर लामबंद था। उनकी कोशिश थी कि किसी भी हालत में जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, खास करके अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री भारत में मिल पाए, और सालों से हमने उसे रोक कर रखा था। यह मौका था उनके पास, ज्यादा टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश भारत सरकार पर भी हो रही थी, भारत पर हो रही थी कि आप इन प्रोडक्ट्स को खोलिए ताकि हमारा डील यहां पर हो सके। तो ऐसे में भारत के किसान, एक तो सबसे पहले मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि कितने किसान इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक एडिशनल आमदनी भारत में छोटे किसान ज्यादा संख्या में है, और जो जमीन से उपज होती है उससे भी ज्यादा अगर उन्हें आमदनी चाहिए तो इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर ही उनको उसका फायदा मिल सकता है। आप भी पराग डेयरी के एमडी है, क्या किसानों के तरफ से इस बारे में क्या बातें थी, और ज्यादातर कितने किसान इस पर निर्भर है, और कितना मुश्किल था भारत सरकार के लिए भी जो अमेरिका का दबाव है उसका सामना करना, और उसके बाद आखिरकार डेयरी प्रोडक्ट्स को इससे दूर रखा गया, कोई एंट्री उनको नहीं मिल पाई? नहीं, एक तो फार्मर लेवल को बेचारा इतना वो ये स्टडी नहीं होता है कि, क्योंकि ये जो फार्मर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 गाय से लेके 10 गाय पशु तक उसके पास ज्यादा से ज्यादा, जो जिसके पास 10 गाय भी है इज कंसिडर्ड अ बिग फार्मर। और यहाँ पे इंडिया में बेसिकली जो भी फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग, यहाँ पे अभी इट इज नॉट अ एंसिलरी बिजनेस। इन लास्ट 1 डिकेड, थैंक्स टू डॉक्टर कुरियन के उन्होंने जो एंसिलरी से चालू किया था, ऑपरेशन फ्लड चालू किया था, बिकॉज ऑफ दैट बट द सक्सेस इन लास्ट 2 डिकेड्स इट हैज बिकम अ मेन लाइवलीहुड ऑफ द एनी फार्मर। अगर आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन, इफ यू आस्क मी के कोल्हापुर या नगर बेल्ट इज हाईली इरिगेटेड बट इट इज बिकॉज ऑफ द शुगर केन। तो शुगर केन जो है कैश क्रॉप, बड़ा फार्मर भी है, तो उसके पास अगर साल में एक ही बार उसका आता है इनकम थ्रू शुगर केन, थ्रू कैश क्रॉप, बट डेयरी इज द ओनली थिंग जहाँ हर 10 दिन में उसको पेमेंट मिलता है। सो दिस इज फॉर इज यानी कंटिन्यूटी है, सिक्योरिटी, अर्निंग की कंटिन्यूटी उससे मिलती है उसको। यस, महीने में 3 बार उसको तनख्वाह मिलती है दूध की, उसकी लागत जाके इट इज अ कैश इन हिज हैंड्स। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा, पहले के दूध वाले में छोटे लेबर क्लास डेयरी वाले गिना जाता था पहले, बट नाउ नॉट इज दिस इज नॉट द सिचुएशन। जो बड़ा फार्मर है, 50 एकड़ का गन्ने की खेती करने वाला भी वो गाय रखता है। एंड सिमिलरली द रीजन वेयर आई कम, पुना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ अभी तो पानी है, इरिगेटेड है, बट इससे पहले जब भी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक लैंड होल्डिंग है, वो बड़ी कोई खेती कर नहीं सकता, ही कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। तो फॉर हिम मेनली के चारा, गाय का चारा उपज करके उसके ऊपर एक गाय जितने वो पशु संभाल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्डर व्हाट इज अवेलेबल। तो नाउ द डेयरी सिचुएशन इज लाइक दैट कि चाहे कैश क्रॉप करने वाला बड़ा शुगर केन का फार्मर हो या लैंड जो 2 एकड़ या 5 एकड़ वाला छोटा लैंड होल्डिंग वाला हो, उसके लिए भी डेयरी इज ओनली लाइवलीहुड एज ऑफ नाउ। गुजरात में देख लो, जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहां पे पहले, नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द नर्मदा एंड ऑल दैट थिंग्स इट हैज गॉट फुल। व्हाई गुजरात वाज सक्सेसफुल इन मिल्क, या और व्हाई द एरिया वेयर तहसील महाजा, वहां पे पानी रेनफॉल वाज नॉट अबंडेंट,
लो शैडो रेनफॉल में कम था जो भी है जी। एटलीस्ट, हाँ, तो वहां पे एटलीस्ट फॉडर तो भी आ जाए, नॉट कैश क्रॉप बट फॉडर तो भी आ जाए, और उस फॉडर का यूटिलाइजेशन फॉर डेयरी फार्मिंग इट वाज टू यूज. सो ओवरऑल this sector is now not a ancillary, this is the main kind of a sector, and not only with US, कहीं से भी वर्ल्ड में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, या चाहे यूएसए हो, कहीं से भी हमारे यहाँ पे डेयरी से इंपोर्ट होना would be a problematic for Indian dairy farmers. So ये बहुत I बड़ी really बात है, और thankful इसीलिए to जिसका them. जिक्र आप यहाँ, जी जी, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर ये हमेशा देखा गया है कि भारत जैसे देश में, जिसमें किसानों का लैंड होल्डिंग काफी कम होता है, छोटा होता है, कम 1 या 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन पर लोग किसान उपाजते हैं, और उससे जो भी आमदनी मिलती है साल में, उस पर उनका गुजारा नहीं चल सकता। और ऐसे में अगर दुग्ध उत्पादन उनके साथ में है, अगर उनके साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स उनके साथ में है, तो उसका फायदा उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिल सके, उसके लिए उसका फायदा हो सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से भी कोशिश थी कि खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स की एंट्री भारत के भीतर नहीं हो सके, और इस डील में यह बात साफ हो चुकी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स वो मतलब एक पूरी फहरिस्त उसकी है, वो भारत में अमेरिका से नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल खुशवंत जैन जी, कि एक और एक बड़ा एक सेगमेंट है, टेक्सटाइल सेगमेंट, जिस पर भी हमें नजर डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी देखा जा रहा है कि 118 बिलियन का एक मार्केट हमारे लिए ओपन हो रहा है, उस पर भी टैरिफ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात उसमें यह भी है कि क्या हम अब इस डील के बाद यह उम्मीद कर सके कि 2030 तक 500 बिलियन इंपोर्ट की बात ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 100 बिलियन 2030 तक टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट की बात क्या हम कर सकेंगे, जिस तरीके का डील हमें मिला है फ्यूचर के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से? साहिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पराग शाह की बात को एंडोर्स करूंगा कि जो ये ट्रेड डील हुई है, मैं खुद एग्रो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में शामिल हूँ, और स्पेशली उन्होंने जीएमओ प्रोडक्ट को इंडिया में अलाउ नहीं किया, और हमारी मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल मिनिस्टर्स की तरफ से हर ईपीसी की मीटिंग में ये बोला गया है कि हम इंडिया की तरफ से जरा इस बात को इलैबोरेट करिए, जीएमओ प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं किया, उसका कैसे फायदा होगा, वो जरा इलैबोरेट करिएगा, उसका किस तरीके से फायदा होगा वो जरा बताइए। इंडिया में जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, यूएस जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन वहां पे जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है वो। लेकिन इंडिया जो सोयाबीन का उत्पादन करता है वो नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, और इंडिया की ओर से सोयाबीन का यूएस में एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि यूएस जो है वो खुद सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो हमारे देश में जीएमओ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और उसी को सेव करने के लिए, हमारे फार्मर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही सोचा समझ के ये निर्णय लिया है कि जैसे मक्का है। मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा खुशवंत जैन जी, अगर आप उसमें एडिशन कुछ करना चाहे तो। कई बार लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा जो कैश क्रॉप्स की बात इससे पहले जो कर रहे थे, सबसे ज्यादा कैश क्रॉप्स की तरफ ध्यान होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है, यानी कपास हो या शुगर केन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा किसान अगर किसी चीज पर डिपेंडेंट है तो वो सोयाबीन पर डिपेंडेंट है। खास करके पश्चिम भारत में अगर आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सोयाबीन की उपज करने वाले किसान कितनी बड़ी संख्या में है, और उनकी जीविका पर इसका असर हो सकता था कि अगर ये जीएमओ वाला सोयाबीन भारत में अलाउ किया जाता तो कितना नुकसान हो सकता था। आपकी बात खत्म करिए खुशवंत जैन जी। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, मैं एक चीज और बोलूंगा कि देर से आए पर दुरुस्त आए, और हम इस बात पे अड़े हुए थे। हमारी सरकार बहुत, न कि खाली यूएस के साथ, इवन ईयू के साथ भी हमारा जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, यूके के साथ हुआ है, मैं बहुत सारे डेलीगेशन के साथ में बात कर चुका हूं, उनका सबका एक डिमांड थी, वो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में अलाउ किया जाए। और हमारी सरकार किसी कंट्री के साथ, न कि ये यू हो या यूएस हो या यूके हो, इनके समझौते में तो डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ नहीं किया है। आने वाले किसी भी समझौते में कभी भी डेयरी प्रोडक्ट को नहीं छुआ जाएगा। और जैसा कि पराग शाह ने बोला, ये हमारे फार्मर की सबसे बड़ी आजीविका है, तो इसको कभी भी हमारी गवर्नमेंट कभी समझौता नहीं करेगी। और हमारे फार्मर, कृषि प्रधान देश है भारत, इंडिया कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे अगर हमारे फार्मर को संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ टेक्सटाइल सेक्टर में आऊंगा जरूर। टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।
पिछले जब से हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, हमारा टेक्सटाइल उद्योग और स्पेशली लेदर उद्योग और जेम्स एंड ज्वेलरी को बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। हमारा एक्सपोर्ट वहां पे डिक्लाइन भी हुआ था। आज हम इस समझौते के बाद हमारे जो कंपीटिंग देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी वियतनाम, ये टेक्सटाइल के बहुत बड़े हब डेवलप होते जा रहे हैं फुटवेयर में और टेक्सटाइल में। इस समझौते के बाद हम बहुत बड़ी मात्रा में ये सेक्टर में अपना एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा पाएंगे और इंडिया इस बात पे टेक्नोलॉजी वाइज हम देखेंगे तो हम उन देशों से बहुत आगे है। मैन पावर हमारे पास में बहुत अच्छा है, हमारे लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग, क्वालिटी वाइज भी, क्वालिटी के हिसाब से भी अगर देखें तो हम काफी आगे हैं, काफी आगे जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, मोस्ट ऑफ आप टैग देखेंगे मेड इन इंडिया का आपको टैग मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम ये फेस कर रहे थे, अब आगे जाके हमें ये फेस नहीं करना पड़ेगा। हमारा मार्केट हमें फिर से हमें मिलेगा जो इंडिया का ट्रेडिशनल मार्केट था। इस समझौते के बाद वो मार्केट हम फिर से गेन करेंगे और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, और ये सेक्टर जो है वो लेबर ओरिएंटेड है। आप देखिए जहां लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। कितने बड़े लोगों के ऊपर ये रोजगार इसके ऊपर निर्भर करता है और ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़े डेवलप होगी। और ये समझौता हमारी सरकार, मैं जरा लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की लिस्ट ही यहां पर रख देता हूं। देखिए, एरोस्पेस कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है एक तरीके से। फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा, मतलब जिसपे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र सभी के वहां पर मजदूर उसमें काम करते हैं। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो बनाए जाते हैं वो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मानी जाती है। और टेक्सटाइल जिसपे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो भारत में जो लेबर्स है वो काम करते हुए नजर आएंगे उस तरीके से। तो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है उसकी बात यहां पर आप कर रहे हैं। खुशवंत जी, आपकी बात खत्म जी। तो ये जो आगे जाके हमें जो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक नई यूएस मार्केट बहुत बड़ी मार्केट, और जब यूएस एक्सेप्टेंस करता है किसी प्रोडक्ट को, इंडियन प्रोडक्ट को, तो बाकी कंट्री को हमारे साथ में जुड़ना जरूरी हो जाता है। और ये जो डील है वो बाकी कंट्रीज जिनके साथ में हमारा अभी भी नेगोशिएशन चालू है, जब तक हमें जानकारी 28 देशों के साथ हो गया है, बट हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का ये विजन है कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार रहेगी। और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंज्यूमिंग कंट्री है, उनके लिए इंडिया मार्केट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। आज हर वर्ल्ड की हर कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और यहाँ से जुड़ना चाहती है। तो जितना हमें जरूरत है वर्ल्ड मार्केट के अंदर हमारे एक्सेस की, उससे ज्यादा जरूरत है वर्ल्ड मार्केट के बाकी कंट्रीज को इंडिया के साथ जुड़ने की। तो हमें कहीं पे भी इस तरह के समझौते करने की जरूरत नहीं है जहां पे हमारे फार्मर प्रोटेक्ट नहीं हुए, हमारी लेबर इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट नहीं हुए। जी जी, ये बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर, क्योंकि आपने बाजार की भी बात की है, यानी अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी यहां पर आएंगे, उसके बावजूद भी भारतीय प्रोडक्ट्स यहां पर उनसे कंपीट कर पाएंगे और जो एक्सपोर्ट होगा उसका फायदा मैन्युफैक्चरिंग को भी मिल पाएगा और जिसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दोबारा मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन विवेक चंद्रा जी, आप सीईओ है एलटी फूड्स के, किस तरीके से आप इस डील को देखते हैं और खास करके आपके सेगमेंट में भी इसका कितना फायदा हो सकता है, और खास करके एक्सपोर्ट के नजर से अगर हम देखें तो, क्योंकि आमतौर पर कम देश है कि जो भारतीय जो भारत में बनी हुई चीजें हैं उसके लिए मार्केट खोलने के लिए अब तैयार है। और जिसका जिक्र अभी खुशवंत जैन कर रहे थे कि इस डील की वजह से बाकी मार्केट्स भी ओपन होने के लिए हमें मदद मिलेगी। तो एक तरीके से ये फादर ऑफ ऑल डील्स हो गया एक तरीके से। ये बिल्कुल सही कहा। ये सारी जो पहले जो भी चीजें कही गई हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये सब सही है। और साहिल जी, आप जो कह रहे थे कि पहले ये जो डील है और इसके जो श्रेय है और इसकी जो बधाई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को और सारे जो उनके विभाग में जो आला अफसर जो इसमें लगे थे, कि ये जो डील है ये ना सिर्फ टैरिफ कम करने की डील है, बल्कि ये डील है जिसमें कि एक दूरदर्शिता है कि किस तरह से भारत का उद्योग और भारत का निर्यात लंबे समय तक विश्व में बढ़े। किस तरह से जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, ये जो ग्लोबल चेन जिसमें कि भारत का हिस्सा अभी कम है, कैसे वो सब बढ़ाया जाए।
तो हम ये जो देख रहे हैं, एक बहुत ही आत्मविश्वास वाला, कोई जल्दबाजी वाला ये समझौता नहीं है। और ये समझौता है जिसमें कि हमारी जो निर्यात की जो महत्वाकांक्षा है, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत ही इतना जिक्र हो रहा है कि जो हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा, सब मिला के किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया जाए। तो इस डील की प्रशंसा में जो कहा जा रहा है वो वाकई में कारगर होगा और उससे बहुत फायदा होगा उद्योग को भी, किसानों को भी। आपने बात करी खासतौर से एलटी फूड, और जो हमारा जो क्षेत्र है बासमती के, ब्रांडेड बासमती के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, और अमेरिका में 50% से ऊपर मार्केट शेयर एलटी फूड्स का हमारी जो ब्रांड्स हैं दावत और रॉयल उससे है। ये जो समझौता हुआ है इससे हमको पहला तो ये है कि जो बाकी जो चावल वाले जो देश थे, पाकिस्तान खासतौर से जहां से बासमती जाता है, लेकिन थाईलैंड है, कंबोडिया वगैरह है, इसके सामने अब एशियन हमारा कंट्रीज है, खास करके चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, जी चावल की उपज और होती है, जाहिर सी बात है कि निर्यात हमें होता है कम्पीट जहां करना से, पड़ता है उनके साथ में उसके लिए। जी तो यहां हमारी कंपेटिटिवनेस जो है ये बढ़ी है। देखिए, और जो इस समझौते में है, जो कि ना सिर्फ टैरिफ कम हुआ जिससे कि जरूर निर्यात बढ़ेगा, वहां के ग्राहकों को जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का चावल है वो मिलेगा अच्छे दामों पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसके अलावा है कि ट्रेड के लिए एक स्थिरता, एक निश्चितता चाहिए होती है। और ये जो समझौता है इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रेगुलेटरी वाली जो चीजों के ऊपर बात हुई है, ये भी जो चीज है ये एक स्थिरता लाएगी, जिससे कि दोनों तरफ निवेश में, दोनों तरफ मार्केट्स में जो है कंपनियां जो हैं उसमें काम करेंगी। देखिए, हमारा जो है बिजनेस ब्रांड का और वैल्यू ऐड का है। आप बात कर रहे थे कि लेबर इंटेंसिव फूड प्रोसेसिंग जो है ये बहुत लेबर इंटेंसिव है, और फूड प्रोसेसिंग एज एन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, वैल्यू ऐड को बढ़ावा मिलेगा इसमें। और साथ साथ जो है एक स्थिरता है, जिस तरह से बाकी पूरे जो एनवायरनमेंट की बात करी गई है जिसमें ये निर्यात होगा, तो एलटी फूड्स चावल का जो निर्यात है जो कि ब्रांडेड है, वैल्यू ऐड है, और फूड प्रोसेसिंग एज एन इंडस्ट्री, इससे ना सिर्फ यूएस में, यूएस के अलावा बाकी जगह जहां भी हम लोगों के समझौते हो रहे हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो मैं तो इसको बहुत ही जो है सार्थक, कारगर और पॉजिटिव मानता हूं। एक और चीज, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया, क्योंकि भारत जी दो तरीके से देखा जाता है अगर दुनिया के नजर से हम देखें तो। एक बहुत बड़ा मार्केट जिसमें बहुत सारे ग्राहक उनको दिखाई देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, खाने पीने की चीजें हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, या बाकी तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स हो। और दूसरा, आज की स्थिति में एक ग्लोबल हब भी बन सकता है कि जहां पर उत्पाद यहां से किया जाए और यहां से फिर एक्सपोर्ट किया जाए। और ग्लोबल वैल्यू चेन का भी जिक्र विवेक चंद्र जी आप यहां पर कर रहे थे। जी चावल की अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें, क्योंकि चावल का नंबर इसमें भी आया हुआ है कि अमेरिकी चावल भारत में नहीं आ पाएंगे, प्रोटेक्ट किया गया है। इससे सिर्फ किसानों को फायदा होगा या आप जैसी कंपनियों को भी फायदा होगा जो भारत में प्रोसेस चावल यहां पर बनाते हैं और बाहर बेचते हैं? क्या उनके लिए भी इसका फायदा होगा? ये दोहरा फायदा यहां पर होगा या सिर्फ किसानों को फायदा होगा इससे? नहीं, देखिए, ये आज भारत जो है वो दुनिया में जितना चावल का एक्सपोर्ट होता है उसका 40-45% भारत से जाता जी है। तो भारत में चावल जो है उसकी कमी नहीं है, और चावल हर क्षेत्र का, चावल ही क्या, खाना जो है वो हर 100 मील पे बदलता है, जो कि वहां का खाना होता है, जो उसकी पसंद होती है, जो उसका स्वाद होता है। तो यहाँ पर ज्यादा जो है चावल किसी भी प्रकार से कि आके सस्ता आ जाए वगैरह, ये इतना, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से, जीएमओ की बात हुई, तो ये कुछ एक एथिकल भी चीजें हैं जो कि सारी हैं उसमें। और भारत सरकार ने बहुत नपा तुला, बहुत ही समझा हुआ इसमें सारे ये फैसले लिए हैं। तो ये इतना नहीं है, बल्कि जो दूसरी पॉजिटिव चीज आप बात कर रहे थे
कि कैसे वहां से टेक्नोलॉजी और निवेश आके प्रोसेस्ड फूड जो है वो भारत में, भारत के उत्पाद जो हैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिससे कि यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार होगा, इकोनॉमी का होगा, और भारत प्रोसेस्ड फूड के वैल्यू चेन में विश्व में अपना उतना स्थान कैसे बनाए जो आज कमोडिटी में है। मेरा ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। कमोडिटी में है, सर्विस सेक्टर में है, उससे उसी तरीके से इस सेगमेंट में भी भारत को उसका फायदा मिल सकता है जी। कुछ प्रतिक्रियाएं हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ में शिवराज सिंह चौहान जो भारत के कृषि मंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इसका फायदा मिल पाएगा। और उसके साथ साथ पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, जिनके जो इस डील में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, तो उनकी भी रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं जरा लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते में भारतीय किसानों को किस तरीके से पूरा संरक्षण मिल चुका है। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में किन किन चीजों की आयात नहीं हो पाएगी, तो दूध, क्रीम, पनीर वगैरह इन सारी चीजों की आयात नहीं हो पाएगी। डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन सब्जियां, अनाज और मसाले, इसमें भारत सरकार ने स्पेसिफिकली संरक्षित प्रोडक्ट्स के तौर पर उन्हें ट्रीट किया है, जिसके वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, घी, मक्खन, चीज, बटर ऑयल और पनीर, इनकी आयात अमेरिका से नहीं हो पाएगी, यानी अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आ पाएंगे। उसके साथ साथ जो अनाज है उसकी, उस पर अगर हम नजर डालें कौन से अनाज है कि जो भारत में नहीं आ पाएंगे, जिसके वजह से भारतीय किसानों को फायदा होगा, तो उसमें आमतौर पर देखें तो मक्का, चावल, जौ, जवार, आटा, मैदा, कांगनी, उसके बाद कोपरा, गेहूं, रागी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में नहीं आ पाएंगे। सब्जियां कौन सी भारत में आकर नहीं बेच पाएंगे, तो फ्रोजन सब्जियां, खास करके आलू, मटर, बीन्स, जो छिली हुई या बिना छिली, अन्य जो दलहनी जो सब्जियां है, वो सारी सब्जियां, मिक्स फ्रोजन सब्जियां वो नहीं बेच पाएंगे। खीरा, मशरूम खास करके वो नहीं बेच पाएंगे। और डिब्बा बंद जो मिक्स्ड वेजिटेबल जिसे कहते हैं, वो भी भारत में नहीं बेचा जा पाएगा। उसके साथ साथ मसाले, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट मसालों का भी होता है, और दक्षिण अमेरिका से के साथ हमारा हमेशा उस पर कॉम्पिटिशन होता है, तो मसालों को जो संरक्षण मिला है उसमें काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हिंग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, कैसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले, इन सभी को यहां पर पूरा संरक्षण मिल चुका है। और भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते में ये अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी भारत में नहीं आ पाएंगे। तो जरा देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या कहा था, और उसके साथ साथ पीयूष गोयल ने भी इस पर क्या कहा। ट्रेड डील की बात आती है तो ये सवाल उठता है, क्योंकि वहां की भी जो कृषि सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई कि बड़ा अच्छा डील हुआ है, तो इसीलिए सब कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि भारत के बाजार भर जाएंगे उनके कृषि उत्पादों से जो अब तक हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी देश झुकने नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित पे आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दी। हमने मुख्य अनाज, डेयरी उत्पाद, हमारे प्रमुख फल, सबको सुरक्षित रखा है। ऐसा कोई बाजार नहीं खुल रहा जिसमें हमारे किसानों का अहित हो, नुकसान हो। उल्टे मैं ये कहना चाहता हूं, टैरिफ घटने से अब हम चावल का निर्यात करते हैं, चावल के भंडार भरे हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। 63,000 करोड़ रुपए का चावल पिछले साल हमने निर्यात किया। अब टैरिफ घटने से हमारा बासमती हो, बाकी चावल हो, उसको नया बाजार मिलेगा, हमारे मसाले निर्यात होंगे, टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा, तो किसानों को ही फायदा है। कपास, तो भारतीय किसानों के लिए भी संरक्षण है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और बाकी सेक्टर्स के लिए भी उसका काफी फायदा होगा। पीयूष गोयल, भारत के वाणिज्य मंत्री, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है, वो भी जरा सुन लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अमेरिका के साथ शुरुआत तो ये करनी चाहिए कि अब तक 38, क्योंकि पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जब हमने पिछली बार किया था आपका इंटरव्यू, आपने कहा था 37 देशों के साथ हमारा
ट्रेड डील हो चुका है और अमेरिका पर नजर थी। 38वां देश भी अब आपकी झोली में है। पहले तो आपको इसके लिए बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ भारत अमेरिका के रिश्तों में क्या इस व्यापार के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसा आपने कहा है कि $30 ट्रिलियन का अमेरिकी मार्केट खुल जाएगा, लेकिन देश के अंदर भी इस पर राजनीति हो रही है। कोशिश करेंगे कि किसानों के नजरिए से जितने इस वक्त उनके मन में शंकाएं हैं वो भी इस इंटरव्यू में दूर हो। तो शुरुआत करते हैं सर और क्लैरिटी से बात करते हैं। मैं आप सबको और आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक भी ऐसा वस्तु नहीं खोला गया है किसानों का या हमारे पशुपालक भाई बहनों का डेयरी और एग्रीकल्चर में। जितने सेंसिटिव आइटम्स हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के दृष्टिकोण से, उदाहरण के लिए जीएम प्रोडक्ट्स, कोई जीएम प्रोडक्ट खोला नहीं गया है। कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी नया कृषि का कोई अनाज उत्पादक नहीं खोला गया है। ना चावल, ना गेहूं, ना चीनी, ना जवार, ना बाजरा, ना रागी, ना कोडू, ना अमरांत, ना सोया, ना मक्का, कुछ नहीं खोला गया। मक्का भी नहीं। तो उस पे तो ये 38वां डील फादर ऑफ द डील्स कहा जा रहा है, और वो क्यों कहा जा रहा है वही समझाने के लिए ट्रेड डील में क्या है ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।